वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे होम साइंस के बारे में, यानी जिन छात्र छात्राओं ने बीए प्रथम सेमेस्टर में होम साइंस विषय वस्तु ले रखी है उनके लिए यह लेक्चर पूर्ण रूप से समर्पित होगा। आपको बता दूं कि आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चैप्टर 1 वगैरह जो है, चैप्टर 2, ये सब वीडियो ऑलरेडी 2023 में मैंने पढ़ा रखे थे, तो वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। मैं नई प्लेलिस्ट 2024 की जल्द ही क्रिएट कर दूंगा, बना दूंगा, तो उसमें तमाम सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, आप पढ़ते रहिएगा। हालांकि 2023 वाली प्लेलिस्ट है, आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। उनमें बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव के भी और लिखित के भी। तो आज जो है मैं चर्चा करूंगा यूनिट वाइज सिलेबस को कवर करने का प्रयास मैं करूंगा ताकि आपका सिलेबस कवर हो। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के होम साइंस विषय वस्तु की प्रथम इकाई से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नोत्तर, ठीक है। तो होम साइंस जब आप पढ़ते हैं और बीए प्रथम सेमेस्टर में एडमिशन होता है तो आपको पढ़ना पड़ता है पोषण के तत्व, यानी पोषण के जो मूल तत्व होते हैं उनके बारे में, और ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव विकास के बारे में, ठीक है। तो चर्चा करने का प्रयास करेंगे हम। यूनिट 1 में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है भाई? यूनिट 1 में हम लोगों को पढ़ना है वर्तमान युग में पारंपरिक गृह विज्ञान और जो उसकी प्रासंगिकता है गृह विज्ञान की, उसके बारे में, भारतीय गृह विज्ञान द्वारा दिया गया योगदान उसको समझेंगे, खास करके डॉक्टर MS स्वामीनाथन और CB गोपालन, SK डे और रविन्द्रनाथ टैगोर, इन लोगों ने गृह विज्ञान में क्या भूमिका निभाई है, इन सभी लोगों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। हम चर्चा करेंगे आज की वीडियो के माध्यम से कई सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आपके परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो एक हिसाब से ये मॉडल पेपर होगा आपका, ठीक है। चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। देखें, इसी प्रकार से 8 इकाई है, समस्त इकाइयों के जो प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के उनको मैं चर्चा करने का प्रयास करूंगा। इसके साथ ही साथ बोर्ड पर क्लासेस आपकी कुछ अवेलेबल है, कुछ और क्लासेस हो जाएंगी, तो आप आसानी से उन क्लासेस को देख करके अपनी तैयारी कर पाइएगा। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, गृह विज्ञान क्या है? गृह विज्ञान है क्या? तो गृह विज्ञान जो है ये 2 शब्दों से मिलकर के बना। सबसे पहली बात तो ये समझो, गृह और विज्ञान। गृह मतलब क्या होता है? घर, और विज्ञान का मतलब होता है सुव्यवस्थित ज्ञान, सुसंगठित ज्ञान या क्रमबद्ध ज्ञान, उसी को हम विज्ञान कहते हैं। तो यानी ऐसा ज्ञान जो कि घर के बारे में है और सुव्यवस्थित है, सुसंगठित है, क्रमबद्ध है। तो यानी घर का क्रमबद्ध तरीके से, सुव्यवस्थित और सुसंगठित तरीके से अध्ययन करने वाले शास्त्र या विज्ञान को हम गृह विज्ञान कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा आप दे सकते हैं, यानी गृह से रिलेटेड जो तमाम सारी वस्तुएं हैं उन सभी वस्तुओं के सुव्यवस्थित ज्ञान को ही हम क्या बोलेंगे? होम साइंस बोलेंगे, गृह विज्ञान बोलेंगे। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई होगी। चले फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो गृह विज्ञान का जो विषय है या गृह विज्ञान का जो विषय क्षेत्र है या जो इस विषय का उद्देश्य है, ये बहुत बड़ा है, व्यापक है, और कई सारी परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि गृह विज्ञान गृह कार्य व्यवस्था, रोगी अथवा शिशु परिचर्या, गृह सज्जा, पाक कला, स्वास्थ्य विज्ञान और उपचार, इन सभी विषयों का व्यवहारिक अध्ययन करता है। या फिर हम ये ऐसा कह सकते हैं कि गृह विज्ञान या होम साइंस जो होता है शिक्षा की एक विद्या होती है, जिसके अंतर्गत पाक शास्त्र, गृह अर्थशास्त्र, उपभोग विज्ञान, बच्चों के परवरिश वाला विज्ञान, मानव विकास, आंतरिक सज्जा, वस्त्र एवं परिधान, गृह निर्माण, इन सभी का अध्ययन करते हैं। आप होम साइंस में क्या क्या पढ़ेंगे, ये होता है उसका विषय क्षेत्र। अब होम साइंस के अंतर्गत आप गृह सज्जा, मतलब जो घर की सजावट वगैरह होती है, फर्श कौन सी लगनी चाहिए, लाइटिंग कमरे में कैसी होनी चाहिए, किचन के कितना बड़ा और किस कोने पर होना चाहिए, वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर में क्या क्या चीज़ें कैसे होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें भी आप गृह विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। वहीं बायोलॉजी के फैक्टर को भी गृह विज्ञान अपने में समाहित किए हुए है। आप एक प्रकार से घर में किसी को बीमारी होती है या कोई रोगी होता है तो उसका उपचार, प्राथमिक चिकित्सा भी आपको आनी चाहिए। घर में अगर आप औरत हैं तो आपको, मतलब गृहिणी है तो गृहिणी के रूप में आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक गृहिणी के लिए वस्त्र परिधान,
मतलब यानी वस्त्रों का चुनाव करना हुआ, ठीक है, या वस्त्रों की परिसज्जा करनी हुई, सिलाई कढ़ाई बुनाई, इन सभी की बात की जाए, ये सब भी गृह विज्ञान में आपको पढ़ना पड़ता है। एक तरफ ये पढ़ना पड़ता है, दूसरी तरफ आपको गृह प्रबंधन के बारे में पढ़ना पड़ता है कि भाई घर में एक प्रकार से कैसे, जैसे घर में 25,000 सैलरी आ रही है महीने की, तो 25,000 में कितना खर्च करना है, कितना बचाना है और कैसे कैसे क्या मैनेज करना है, ये भी एक प्रकार से चर्चा करनी। 1 लीटर तेल है 1 महीने चलाना, तो इसे कैसे सब्जी छौंके, कैसे दाल में तड़का दें, ये सारी चीज़ें उसको ध्यान देनी होती है एक गृहिणी को। इसके अलावा एक गृहिणी को यह भी ध्यान देना होता है कि वह अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है तो कैसे करना है उसको, उसका बच्चे का जो विकास होता है वो कहीं ना कहीं पे माता के द्वारा होता है, चूँकि माता जो होती है किसी भी बच्चे की प्रथम शिक्षिका होती है। पहले टीचर कौन है, पहले गुरु कौन है, माता ही होती है, ठीक है। तो माता जो होती है वो बच्चे को एक ज़बरदस्त तरीके से ज्ञान या उसको सिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो मानव का विकास भी कहीं ना कहीं पे एक गृहिणी से जुड़ा हुआ होता है। अगर गृहिणी अच्छी है तो बच्चे का विकास अच्छा होगा, गृहिणी अगर थोड़ा सा उसका स्वभाव अच्छा नहीं तो बच्चे का स्वभाव भी कहीं ना कहीं पे ज़रूर प्रभावित होगा उससे। तो ये कई प्रकार के पहलू आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो गृह विज्ञान का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है और उन्हीं सभी क्षेत्रों का अध्ययन गृह विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो गृह विज्ञान क्या है? मानवीय समस्याओं का अध्ययन करता है, सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है, या पाक शास्त्र, बच्चों की परवरिश, वस्त्र विज्ञान, वस्त्र एवं परिधान का अध्ययन करता है, या समिति और समुदायों का अध्ययन करता है। देखिए, मानवीय समस्याओं का अध्ययन मानवीय समस्याओं का अध्ययन ये नहीं करता है, ठीक है। गृह विज्ञान जो है मानवीय समस्याओं का अध्ययन नहीं करता है, सामाजिक समस्याओं का अध्ययन भी नहीं करता, समाजशास्त्र करता है, ठीक है। समिति और समुदायों का अध्ययन ये करता है, क्या करता है? समिति और समुदायों का अध्ययन समाजशास्त्र करता है। अब बचा आपका कौन भाई? बचा आपका कौन सा? सी ऑप्शन, यानी पाक शास्त्र, बच्चों की परवरिश, वस्त्र एवं परिधान, इन सभी का अध्ययन करता है कौन? गृह विज्ञान। आपको बता दूं गृह विज्ञान के द्वारा और भी कई सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा पहले का। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 1910 ईस्वी में किसने स्त्रियों के लिए भारतीय स्त्री मंडल की स्थापना करी थी? तो 1910 ईस्वी में स्त्रियों के लिए भारतीय स्त्री मंडल की स्थापना करी थी प्रयागराज में, और उनका नाम है सरला देवी चौधरानी जी। तो सरला देवी चौधरानी जी ने स्त्रियों के लिए 1910 ईस्वी में इलाहाबाद, यानी उस समय इलाहाबाद ही था, अब तो प्रयागराज है, प्रयागराज में स्त्रियों के लिए भारत स्त्री मंडल की स्थापना करी थी। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है किसने अमेरिका में घरेलू अर्थशास्त्र के प्रशिक्षण का अध्ययन किया? बताएं। हंसा मेहता, एम.एस. स्वामीनाथन, सी.बी. गोपालन या फिर एस.के. डे। तो अमेरिका में घरेलू अर्थशास्त्र के प्रशिक्षण का अध्ययन करने वाले विद्वान हैं हंसा मेहता। ऑप्शन नंबर लगा दीजिएगा ए ऑप्शन, हंसा मेहता करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, हंसा मेहता इज राइट आंसर। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन समझने का प्रयास किया जाए। हंसा मेहता ने क्या किया था? अमेरिका में घरेलू अर्थशास्त्र के प्रशिक्षण का अध्ययन किया था। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर के भी योगदान है होम साइंस में, एम.एस. स्वामीनाथन के भी योगदान हैं, और सी.बी. गोपालन के और एस.के. डे के भी योगदान है, ठीक है, गृह विज्ञान को आगे बढ़ाने में। ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा, गृह विज्ञान की बात की जाए तो गृह विज्ञान एक प्रकार से इसका महत्व क्यों है, वर्तमान युग में इसकी प्रासंगिकता क्यों है? इसकी प्रासंगिकता है व्यक्तिगत जीवन में गृह विज्ञान की प्रासंगिकता है, चूँकि व्यक्तिगत मतलब वर्तमान समय में आप देखते हैं गृह विज्ञान की उपयोगिता लगातार बढ़ती है, हर घर में इसकी उपयोगिता बढ़ती जा रही है। पारिवारिक जीवन के लिए है, आर्थिक जीवन में गृह विज्ञान की प्रासंगिकता, बजट वगैरह बनाने में, गृह प्रबंधन में, ठीक है, बदलती स्थितियों के अनुकूलन करने में, पारिवारिक जीवन को बनाने में, कई प्रकार की चीज़ करने में एक प्रकार से उपयोगिता होती गृह विज्ञान की। चौथा प्रश्न आप देखेंगे, अखिल भारतीय स्त्री सम्मेलन की स्थापना कब हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है, फटाफट से बताएंगे। अखिल भारतीय स्त्री सम्मेलन की स्थापना हुई थी 1927 में, 1927 में हुई थी, पुणे में हुई थी जनवरी महीने में, जनवरी 1927 ईस्वी में पुणे में इसकी स्थापना। तो इसीलिए कहीं कहीं पर आपको 1926 मिलेगा, लेकिन करेक्ट आंसर आपका होगा 1927।
1927 में जनवरी महीने में पुणे में इसकी स्थापना होती है, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन या अखिल भारतीय स्त्री सम्मेलन की, जिसको बोलते क्या है, AIWC। ठीक है, AIWC। महारानी चिमनाबाई गायकवाड़ जो थी इसकी अध्यक्ष थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या लगाएंगे, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 5वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। गृह विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है, सीमित है यानी कि कम है, या उसकी एक दायरा है, या असीमित क्षेत्र है, या व्यापक और बहुपक्षीय है। तो गृह विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र जो है, स्कोप जो है होम साइंस का, वो व्यापक है और बहुपक्षीय है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे एग्जाम में आ सकता है। छठा क्वेश्चन आप देखेंगे, गृह विज्ञान के मुख्य रूप से जितने पक्ष हैं वो कौन से हैं। तो 5 पक्ष हैं गृह विज्ञान के, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी 7वां क्वेश्चन आप देखिएगा, गृह प्रबंधन प्रक्रिया क्या है, गृह प्रबंधन प्रक्रिया क्या है, फटाफट से बताएं। आयोजन एवं संगठन, या नियंत्रण, या फिर मूल्यांकन, या उपयुक्त सभी। तो गृह प्रबंधन की प्रक्रिया में देखिए, सबसे पहले किसी चीज़ की आयोजन, अगर कोई भी चीज़ आपको करनी, कोई संगठन बनाना या कोई नियम कायदे फॉलो करवाने, तो सबसे पहले आयोजन किया जाता है किसी चीज़ का, फिर संगठन उसका बनाया जाता है, ठीक है, लोगों का। फिर उन संगठन पर नियंत्रण करने के लिए यानी कंट्रोलर भी होने चाहिए संगठन को नियंत्रित करने के लिए, संगठन को चलाने के लिए। फिर उसके बाद में संगठन या फिर जो आपने आयोजन किया था, जिस उद्देश्य से आपने जिस संगठन को बनाया था, क्या वह उद्देश्य पूरा करने में वो संगठन सफल रहा या असफल रहा, इस बात का हमको मूल्यांकन करना पड़ेगा। तो ये होता है गृह प्रबंधन प्रक्रिया ही। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। 8वां क्वेश्चन आप सभी लोग देखेंगे, प्रश्न है गृह प्रबंधन के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, उच्च शिक्षा का होना, बिल्कुल नहीं, उच्च शिक्षा हो या ना हो, गृह प्रबंधन बिना पढ़ी लिखी औरतें भी करती है और पढ़ी लिखी औरतें भी करती है। राजनीतिक मूल्यों का ज्ञान, बिल्कुल नहीं, अगर है तो भी ज़रूरी नहीं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन है तो भी चल जाएगा, नहीं भी है तो भी गृह प्रबंधन में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा सबसे उचित बात है कि उचित व्यवहार और नैतिक मूल्यों का ज्ञान एक स्त्री को होना परम आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 9वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 9वां नंबर प्रश्न है, एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन थे, MS स्वामीनाथन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राम मनोहर लोहिया जी, या रविन्द्रनाथ ठाकुर जी। रविन्द्रनाथ ठाकुर मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर की मैं बात कर रहा हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर जी आप सभी को पता होगा, एशिया की बात कर रहा है। भारत में और एशिया में, भारत ही नहीं बल्कि एशिया में भी आप देखेंगे तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जिसको मिला है वो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी को ही मिला। और किस रचना पर मिला ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, किस रचना पर मिला भैया इनको, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी को उनकी रचना है गीतांजलि। उसी गीतांजलि पर इनको क्या मिला है, गीतांजलि नामक रचना पर इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव भी कहा जाता था। 7 मई 1861 में इनका जन्म होता है कोलकाता के जो का साको ठाकुरबाड़ी में इनका जन्म होता है। इनके पिताजी का नाम था देवेंद्र नाथ टैगोर और माताजी का नाम था शारदा देवी। और आरंभिक शिक्षा प्रतिष्ठित स्कूल था सेंट जेवियर स्कूल, उसमें इनकी होती है। बैरिस्टर बनने के लिए 1878 ईस्वी में इंग्लैंड के ब्रिजस्टोन में पब्लिक स्कूल में खास करके नाम लिखवाते हैं। उसके बाद में लंदन चले जाते हैं, लंदन विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन करते हैं, किंतु 1880 ईस्वी में बिना डिग्री प्राप्त किए ये भारत में लौट आते हैं। और 1883 में मृणालिनी देवी थी, उनके साथ इनका विवाह हो जाता है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर कई सारे रचनाएं भी लिखते हैं, गीतांजलि, पूर्वी प्रवाहिनी, शिशु भोलानाथ, मधुआ, बनवाणी, परशेष, कई सारी रचनाएं इनकी हैं। और शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास करके उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, ये स्वीकार करते हैं। ये कहते हैं कि शिक्षा राष्ट्रीय होनी चाहिए, विद्यार्थियों को नगरों की अनैतिकता, भीड़ और गंदगी से दूर और एकांत में रहना चाहिए। सभी विद्यार्थियों को भारतीय विचारधारा एवं भारतीय समाज का ज्ञान होना चाहिए। प्रत्येक बालक एवं बालिकाओं में संगीत, चित्रकला और अभिनय की योग्यता का विकास होना चाहिए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। विद्यार्थियों को पुस्तकों की बजाय प्रत्यक्ष स्रोतों से ज्ञान प्राप्त कराना चाहिए। शिक्षकों के द्वारा बालकों में को सत्यम शिवम सुंदरम का ज्ञान करवाया जाना चाहिए। रविन्द्रनाथ
टैगोर की अगर बात की जाए तो ये एक प्रकार से शिक्षा को लेकर के बड़े जागृत थे। और सबसे पहले आप देखते हैं बंग भंग जब हो रहा था तो उस समय इन्होंने कई सारी भूमिका निभाई। ठीक है, ये बात ध्यान, बंगाल का विभाजन जो हो रहा था उस समय इन्होंने अपनी लेखनी चलाई और उसको असफल करने में इनकी बड़ी भूमिका रही है। तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न क्या है कि एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन है? तो आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। 19 कब मिला इनको, ऐसे पूछे तो बताएंगे 1913 में इनको मिला था। किस रचना पर मिला? तो गीतांजलि रचना पर मिला था। ठीक है। 10वां प्रश्न आप देखिएगा, बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार बांग्ला जो है ये किसकी रचना है? अमार सोनार बांग्ला जो है ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। और इसको भी लिखा है किसने? इसको लिखा है रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, 11वां नंबर प्रश्न है, रविन्द्रनाथ ठाकुर अपने माता पिता के कौन से संतान थे? तो 13वीं संतान थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी का क्या नाम था? तो देवेंद्र नाथ टैगोर इनके पिताजी का नाम था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न, गीतांजलि किसकी रचना है? तो गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। रविंद्रनाथ टैगोर ऑप्शन नंबर ए में दिए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, भारतीय राष्ट्रगान जो है जनगण मन, ये जो है इसके रचयिता कौन है? जनगण मन अधिनायक जय हे, इसके रचयिता कौन है भाई? इसके रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी और भारत का राष्ट्रगान है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15वां नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कितनी गीतों की रचना करी है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लगभग 2230 गीतों की रचना करी है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन आप देखेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा का सबसे पहला उद्देश्य क्या है? शिक्षा का सबसे पहला उद्देश्य शारीरिक विकास। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी स्वीकार करते हैं। 17वां क्वेश्चन है, जब तक मैं जिंदा हूँ मानवता के ऊपर देशभक्ति की जीत नहीं होने दूंगा, ये कथन किसका है? ये कथन किसका है भाई? रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 18वां नंबर प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, हरित क्रांति में गेहूँ और चावल खास करके ज़्यादा उगने लगते हैं। भारत में हरित क्रांति का अगुवा किसे मानते हैं? तो एम.एस. स्वामीनाथन ही है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा जाता है कि 1994 में पर्यावरण तकनीकी के लिए जापान का होंडा पुरस्कार किसे दिया गया था? तो वो भी एम.एस. स्वामीनाथन को ही दिया गया था। ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रश्न थे ऑब्जेक्टिव के जो मैंने आपको बताए, ये बात ध्यान रखिएगा। और भी चीज़ें हैं जो कि मैं चर्चा कर लूँगा आपके जल्द ही। ठीक है, तो चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं। बाकी लिखित वाला मॉडल पेपर जल्द ही आपके समक्ष आ जाएगा। वैसे 2023 वाले मॉडल पेपर और क्वेश्चन पेपर 2023 में अलग अलग विश्वविद्यालयों के जो थे वो अवेलेबल मैंने करवा दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। ठीक है। राजनीति विज्ञान का इसी प्रकार से बी फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट 1 मैंने करवा दिया, जिस प्रकार से होम साइंस का करवाया था। हिंदी साहित्य का भी यूनिट 1 और यूनिट 2 भी हो चुका है, तो आप ये भी देख सकते हैं। अच्छा, एक बात और आपको मैं बता दूं कि अगर आप में से कोई हिंदी साहित्य का कोर्स लेना चाहता है फर्स्ट सेमेस्टर का, तो लगभग सभी कविताएं जो हिंदी काव्य की हैं, सभी कविताओं की व्याख्या और व्याख्या के साथ ही साथ पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलेंगे। नोट जो बनेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास के कुछ लेक्चर्स, ये सब ऑलरेडी हमारे पास हैं, तो मैं आपको उसकी लिंक सेंड कर सकता हूँ। ठीक है। और पीडीएफ नोट्स बनेंगे जब उसको आपको मिल जाएंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ पर अदर सब्जेक्ट के भी पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। जैसे ये होम साइंस की क्लास हुई है या पॉलिटिकल साइंस की क्लास हुई है, तो उसमें ये जो क्लास हुई है इसका पीडीएफ नोट्स आपको वहाँ पर उस ग्रुप पे मिल जाएगा, तो इससे बहुत फ़ायदा होगा आपको। तो अगर आप में से कोई हिंदी का कोर्स लेना चाहते हैं या ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं, तो उनके लिए मात्र 100 रुपये की प्राइस रखी गई है। आप आसानी से 100 रुपये पे करके और उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है, गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग अलग है। हिंदी के कोर्स के लिए वो बनाया गया है, हिंदी का कोर्स है, उसमें सारी व्याख्याएं आपको मिल जाएंगी और भी जो क्लासेस हैं वो क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो आपको करना क्या है, 9161, ठीक, 1 मिनट रुकेंगे, 9161 93 60 62, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसी पर आपको व्हाट्सअप कर देना है कि सर जी हमको हिंदी साहित्य बीए प्रथम सेमेस्टर का या बीए फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स चाहिए। ठीक है, मैं इस यूनिवर्सिटी से हूँ और मेरा नाम ये है, मतलब अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और एक प्रकार से
आप ये लिख दीजिएगा कि मुझे BA फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स चाहिए हिंदी का। तो मैं आपको क्या करूँगा, एक स्कैनर सेंड करूँगा, उसी पर आपको गूगल पे, फ़ोन पे जो भी कुछ चलता है UPI माध्यम वाला मैं सेंड कर दूँगा। उस पर आपको मात्र और मात्र 100 रुपये सेंड करने हैं और आप वहाँ पर उस ग्रुप से जुड़ जाएंगे। अच्छा, उस ग्रुप का फ़ायदा ये होगा कि अदर सब्जेक्ट के PDF नोट्स और जो भी क्लासेस होंगी वो आपको वहाँ पर पता चलती रहेंगी और आप हमसे डायरेक्ट जुड़ पाएंगे। इसके अलावा जो आने वाले और सेमेस्टर हैं आपके, जैसे सेकंड सेमेस्टर हो गया, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर हो गया, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, तब तक वो ग्रुप बना रहेगा और आप आसानी से उसमें जुड़े रहेंगे और उसमें अदर सब्जेक्ट की क्लासेस आपकी मिलती रहेंगी। तो ये एक बार में ही आप बहुत अच्छी चीज़ें पाने वाले हैं। तो अगर आप में से कोई ज्वाइन करना चाहता है तो आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे नंबर पर तुरंत SMS करें 9161936062 पर। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से हमेशा पढ़ते रहिएगा और बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए, मैं यही सोचता हूँ। और बाकी बोर्ड पर क्लासेस जल्दी शुरू होने वाली हैं, तो चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं कि सर जी केवल ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव तो ये बस वैसे हो ही रहा है। ऑब्जेक्टिव जल्दी आपकी क्लासेस बोर्ड पर होने वाली है। वैसे बोर्ड पर कई क्लासेस हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी और जो क्लासेस हैं वो बोर्ड पर ही मतलब बोर्ड पर होंगी और ये ऑब्जेक्टिव वाली क्लास होगी। चूँकि बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि सर जी ऑब्जेक्टिव हमारा नहीं है, हमारा लिखित होता है। तो चाहे परीक्षा आपकी लिखित हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, दोनों आपको मैं पढ़ाता हूँ। इसलिए चूँकि कुछ विश्वविद्यालय हैं जिनकी परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव होती हैं, कुछ विश्वविद्यालय हैं जो कि लिखित परीक्षाएं होती हैं जिनकी, तो दोनों के लिए मैं पढ़ाता हूं। अगर आप इन दोनों की तैयारी करेंगे तो विधिवत तरीके से आप प्रिपेयर हो पाएंगे और बहुत अच्छी जानकारी आप लेकर के परीक्षा हाल में जाएंगे। और जब ऐसा जानकारी लेकर के आप जाएंगे परीक्षा हाल में, तो आप विश्वास मानिए कि आपसे बेहतर कोई नहीं कर पाएगा। तो अगर आप शुक्ला स्टडी पॉइंट के छात्र या छात्राएं रहे हैं या अभी तो आप पहली बार आए हैं, एडमिशन अभी भी लिया है, तो बाकी आपके जो पुराने छात्र छात्राएं हैं, मतलब आपके जो सीनियर वगैरह हैं, उनसे पूछिए। 90% तक हमारे द्वारा बताई गई एक वीडियो से फंसा है। मॉडल पेपर में बना देता हूं, उससे 90% क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाते हैं। तो मॉडल पेपर जल्दी आ जाएगा, लिखित का भी ऑब्जेक्टिव का भी। तो चिंता करने की आपको 1% भी आवश्यकता नहीं। परीक्षा को लेकर के विमुक्त होकर के पढ़िए, कोई प्रकार की कोई टेंशन की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ है। आप व्हाट्सएप पर SMS करें और जो कुछ समझ में आना है उसको आपको मैं बताने का प्रयास भी करूंगा और आपके साथ मैं जुड़ा रहूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।